वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम जी सर। तो सर जी शुरू करें सर। चैप्टर नंबर करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला जो चैप्टर है सर उसके बारे में। सर आपने करंट इलेक्ट्रिसिटी सर उसमें करंट के बारे में थोड़ा सा आपने बताया था, तो वो उसकी जो थ्योरी है ना वो नहीं समझ आ रही शुरू से। बुक आपने खोली हुई है? जी बिल्कुल, मेरे सामने है बुक सर। पढ़े, आपको क्या बात समझ में आ रही है? सर उसमें स्टार्ट में ये कहते हैं कि मोस्ट ऑफ द चार्जेस आर बाउंड इन द न्यूक्लियस। ठीक है, हाँ, तो इस पैराग्राफ में और अगले में ये थोड़े इसको एक्सप्लेन कर दें, ये थ्योरी को एक्सप्लेन कर दें सर। नहीं, आप यूँ करें ना, आप उसको रीड करते जाए जो जो वहाँ पर। अब मैं खुद से अपना एक्सप्लेन करूंगा तो वो बहुत देर लग जाएगी ना, तो साथ के साथ ही मैं आपको जो भी वहाँ पर आपको कोई कंफ्यूजन है या जो भी मतलब होगा मैं खुद समझा दूंगा आपको। ठीक है, हाँ, उसमें यही कह रहे हैं कि सर बाउंड अस, बट मेटल में जो है वो करंट फ्लो करेगा, इसका मतलब है जो जिसमें बाउंड होगा उसमें करंट फ्लो नहीं करेगा। ये सवाल है। नहीं, दोबारा पहले दोबारा पढ़े शुरू से। मोस्ट ऑफ द चार्जेस इन द एटम इज बाउंड टू द न्यूक्लियस। ठीक है आप सब ठीक है, मोस्ट ऑफ द चार्ज जी। वो न्यूक्लियस में ही होता है, पॉजिटिव चार्ज सारा अंदर है। और वैसे भी आप अगर हम सॉलिड की बात करते हैं तो सॉलिड की फिर दो किस्में बन जाती हैं, एक होती है इंसुलेटर, जी जी एक होती है कंडक्टर। सही तो कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटर मोस्ट शेल के अंदर। अब हम मिसाल के तौर पर एल्यूमिनियम की ही बात कर ले। सही एल्यूमिनियम जो है वो कंडक्टर है, तो एल्यूमिनियम का प्रोटॉन इसमें 13 होते हैं और इलेक्ट्रॉन भी इसमें कितने होंगे? 13 होंगे। ठीक है अच्छा, अब जो प्रोटॉन 13 होंगे वो जो न्यूक्लियस में पड़े हुए हैं, तो जो इलेक्ट्रॉन 13 है वो पहले ऑर्बिट में 2, दूसरे ऑर्बिट में 8 और तीसरे ऑर्बिट में 3 होते हैं। ठीक है। सही ओके ओके तो अब इसमें 2 और 8 10 इलेक्ट्रॉन जो है साफ ज़ाहिर है सिर्फ आउटर मोस्ट शेल जो होता है ना, आउटर मोस्ट शेल जी मतलब जो आखिरी ऑर्बिट होता है सही जिसमें सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन है, तो वो होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। सही तो बाकी जो 2 इलेक्ट्रॉन पहले शेल में है या 8 इलेक्ट्रॉन दूसरे शेल में है, वो फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते, वो अपने एटम के अंदर टाइटली बाउंड होते हैं। और जो बाकी 3 इलेक्ट्रॉन है वो फ्री होते हैं। अब आप हिसाब लगाएं कि पूरे एल्यूमिनियम के एटम में चार्जेस जो थे वो हमारे पास प्रोटॉन जो है वो 13 थे और इलेक्ट्रॉन भी 13 थे। तो 13 और 13 यानी चार्जेस की बात कर ले, पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज, तो उसमें 13 और 13 26 चार्ज बनता है। सही तो 26 में से सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन जो आउटर मोस्ट में है वही इलेक्ट्रिसिटी में काम आ रहे हैं, और बाकी 26 में से 3 निकाल दें तो बाकी 23 बचते हैं। तो 23 तो इलेक्ट्रिसिटी में काम नहीं ना आ रहे, नहीं सर, वो बाउंड है। तो वो बाउंड है। तो यही बात वो कर रहा था कि मोस्ट ऑफ द चार्जेस जो आपने फिक्रा पढ़ा ना, जी उसका ये मतलब बन रहा था। समझ आइए आप बात की? जी सर, समझ आ गई। तो हाँ, तो दोबारा पढ़ लेना इसको। सर कहता है कि मोस्ट ऑफ द चार्जेस। मैं भी बुक ले लूं, मैं भी बुक ले लूं ताकि मैं भी बुक से ही आपको साथ साथ फिर बताता भी जाऊं। चलें ये मैं बुक खोल रहा हूँ, एक मिनट सफर कर। ठीक। हाँ जी, एक मिनट। सफर कौन सा खोला हुआ आपने? 3 पेज नंबर। ये कॉल अपनी कार्ड की जा रही है। अच्छा, वो पेज मैं नंबर कौन सा है? सर वो मैं तो गूगल से देख रहा हूँ ना, तो वो पेज नंबर 3 आ रहा है यहाँ पे मुझे। करंट इलेक्ट्रिसिटी सर। अच्छा, करंट इलेक्ट्रिसिटी बताइए। आपके पास बुक नहीं है? असल बुक दूसरी बुक होती है। सर ये वही ओरिजिनल है, लेकिन वो नेट से देख रहा हूँ चलो चलो ठीक है। मैं। जी सर। तो मोस्ट ऑफ द, ये मेरे पास 91 पेज है। ठीक है सर। मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्ज अराउंड अस। अराउंड अस इज बाउंड इन अ न्यूट्रल एटम। हम यानी अक्सर जो हमारे पास चार्ज है ना, हमारे दाएं बाएं हम जो देखते हैं, जी जी तो वो न्यूट्रल एटम की शक्ल में होता है, बाउंड इन न्यूट्रल एटम। क्योंकि एटम बजाते खुद क्या होता है ना? न्यूट्रल न्यूट्रल। होता है ना। सही हो गया। एक एटम के अंदर मैंने कहा ना, मिसाल दी थी अभी आपको कि 13 प्रोटॉन है सही तो 13 इलेक्ट्रॉन है। तो प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन पर
नेगेटिव नहीं चार्ज है, सही। तो टोटल चार्ज क्या हो गया? जीरो। जीरो हो गया। टोटल चार्ज जीरो हो गया, तो इसका मतलब है कि जो मेटल का एटम है तो वो न्यूट्रल है। सही। हाँ, जैसे ही वो 3 फ्री इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे तो फिर उसके ऊपर जो है वो पॉजिटिव चार्ज पैदा हो जाएगा, जिसको हम बोलेंगे कि एल्यूमिनियम की जो वैलेंसी है वो पॉजिटिव 3 है, और इलेक्ट्रॉन जो निकल जाएंगे वो होंगे फ्री इलेक्ट्रॉन। तो वो फ्री इलेक्ट्रॉन मेटल के अंदर जो स्पेस होती है ना, खाली जगह होती है एटमों के दरमियान, जी वो जी वहीं पर घूमते फिरते रहते हैं बस। सही हो गया। तो जैसे एक बास्केट हो ना, बास्केट, जी तो एक बास्केट है, बाल्टी है, उस बाल्टी में आप अगर हम यूं करें कि जनाब वाला ये टेनिस बॉल जो है, टेनिस बॉल सही। जो अपना एक बड़ा टब है हमारे पास, उस टब के अंदर अगर हम बास्केटबॉल फर्ज कर लें, उसमें 50 बास्केटबॉल आ जाती हैं। इतना बड़ा टब है कि उसमें 50 बास्केटबॉल्स आ जाती है। जी तो अब अगर आप वो 50 बास्केटबॉल उस टब में रखेंगे तो थोड़ा सोचो कि भी वो जब बॉल आप जैसे मर्जी रखें तो उन बॉल्स के दरमियान क्या खाली जगह होगी कि नहीं होगी? होगी, बिल्कुल होगी ना। होगी। तो इसी तरह वो जो 50 बास्केटबॉल्स हैं, वो समझ लें कि वो 50 एटम है एल्यूमिनियम के, या कोई भी मेटल कंडक्टर आप ले रहे हैं ना, तो उसके अच्छा। जो एटम्स है वो भी तो इसी तरह रखे गए हैं ना, तो वो भी टाइटली बाउंड है। जी जी तो आपको जो टाइटली बाउंड है, तो जितना भी एटम छोटे से छोटा साइज क्यों ना हो, तो जितना छोटा होगा तो उसके साइज पर वो उसमें फिर भी जो खाली जगह तो फिर भी होंगी ना, तो सही। उन्हीं खाली जगहों के अंदर रैंडमली इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे होते हैं। सही हो गया। ये बात है। आगे जी सर, आगे हाउ, अब आगे वो कह रहा है इन मेटल्स सम इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट टाइटली बाउंड टू न्यूक्लियाई आर फ्री टू मूव अराउंड रैंडमली। ठीक अब है। मेरे पास भी है, वो जी कहते, मैं खुद पढ़ता हूँ यहाँ से, इट इज नॉट इजी टू, मैं दूसरी लाइन से पढ़ रहा हूँ, सही तो मैं दोबारा शुरू से पढ़ रहा हूँ। सही मोस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज अराउंड अस इज बाउंड इन न्यूट्रल एटम, कि हमारे इर्द गिर्द अराउंड अस अक्सर जो चार्ज है, मोस्ट जो है वो न्यूट्रल एटम के अंदर बाउंड होता है। इट इज नॉट इजी टू ओवरकम द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियाई एंड द इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। तो एटम का जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियाई न्यूक्लियस की जमा है, तो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन जो बाहर चक्कर मार रहे होते हैं, उनके दरमियान होती है फोर्स ऑफ अट्रैक्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, अट्रैक्शन होती है ना। सही तो उसकी वजह से उसको ओवरकम करना हमारे लिए मुमकिन नहीं होता। हाँ, अगरचे मेटल के अंदर फिर भी फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन वो सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन तक है एल्यूमिनियम के केस में। सोडियम का केस होगा तो 1 इलेक्ट्रॉन होगा, क्योंकि सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 11 होता है। 11 तो पहले ऑर्बिट में 2, फिर 10, फिर 1, 10 और 2 8 और 2 10 और 1 11। तो अब 1 इलेक्ट्रॉन फ्री होगा, तो बाकी जो 10 हैं वो टाइटली बाउंड होते हैं, और उनको उनके ऑर्बिट से निकालना बहुत मुश्किल होता है। सही हो गया। तो जो मेटल्स की प्रॉपर्टीज होती है ना, इस तरह की जो करंट की प्रॉपर्टीज है, उनका ताल्लुक वही वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के साथ होता है। सही हो बाकी वाले इलेक्ट्रॉन जो है वो उसके अंदर हिस्सा नहीं नहीं ले लेते। अच्छा, समझा। आगे है कि हाउएवर इन मेटल्स some electrons are not tightly bound। समझ आ गई बात की जी सर कि आगे। how some, अच्छा, in metal some electrons are, तो some अपना एक मैं मिनट, मैं अब कॉल को ना काटिएगा, मैं यहाँ ठीक। पर ओके सर। मैं थोड़ा घर काम है, ठीक है सर, कोई मैं ओके। इसमें आपने कॉल काटने नहीं है। ठीक है सर। समझना पड़ा अपना बच्चे का देखिए वो आगे जो है ना वो काट नहीं बाकी पर काट दो बाहर पर हटने से बाकी पैसे उड़े चास्टे से। अच्छा, जी जी सर।
तो अब इसमें ना वो कहता है कि जी हाउ एवर इन मेटल सम इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट टाइटली बाउंड, कि जो सम इलेक्ट्रॉन है इससे मुराद वही वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। सही। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट टाइटली बाउंड, वो टाइटली बाउंड नहीं होते, तो वो रैंडमली और वो अराउंड रैंडमली वो दाएं बाएं इर्द गिर्द रैंडमली मूव करते रहते हैं। दे हैव वीक फोर्स, तो इनके दरमियान वीक फोर्स होती है बिटवीन देम एंड न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस और उन इलेक्ट्रॉन के दरमियान वीक फोर्स होती है। सिमिलरली इन सोल्यूशन, अब ये सोल्यूशन की बात कर रहा है, वो ऊपर मेटल की बात क्या हो गई, खत्म हो गई। मेटल में जो बात है वो समझ आ गई कि नहीं आई? सर समझ आ गई जी। अच्छा, सिमिलरली इन सोल्यूशन, सोल्यूशन की बात करते हैं। मसलन हम जब पानी में नमक डाल देते हैं तो उसमें जो NaCl है वो उसके सोडियम पॉजिटिव आयन और क्लोराइड नेगेटिव आयन अलग अलग हो जाते हैं ना जी जी। तो उसमें पॉजिटिव आयन मतलब पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव आयन मतलब नेगेटिव चार्ज, वो दोनों मूवेबल होते हैं। सही। लेकिन मेटल्स के अंदर सिर्फ नेगेटिव चार्ज मूवेबल होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन मूवेबल होते हैं और उसमें पॉजिटिव चार्ज मूवेबल नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि पॉजिटिव चार्ज सॉलिड के अंदर अपनी जगह पे टाइटली बाउंड होता है, वो मूव नहीं कर सकता। सिमिलरली इन सॉल्यूशन सम पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस कैन फ्रीली मूव अराउंड रैंडमली। तो लिक्विड के अंदर तो सॉल्यूशन के अंदर तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों फ्रीली मूव करते हैं, लेकिन सॉलिड में ऐसा नहीं होता। व्हेन सच फ्री चार्जेस आर एक्सपोज, एक्सपोज का मतलब सामना करना पड़ता है, एक्सपोज। तो व्हेन सच फ्री चार्जेस आर एक्सपोज टू एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से मुराद बैटरी है। तो जब आप इन चार्जेस को, मतलब आप बैटरी एक ले ले, बैटरी 12 वोल्ट की बैटरी हो, उसमें जो पॉजिटिव टर्मिनल होगा नेगेटिव टर्मिनल होगा, एक तार निकालें पॉजिटिव से, एक तार निकालें नेगेटिव से, तो वो दोनों तारें उधर उसमें डाल दें। किसमें बोला? सॉल्यूशन में डाल दें। सही। किसमें डाल दें? सॉल्यूशन में डालें। तो जब सॉल्यूशन में डाल देंगे तो जो अपना वो फर्ज कर लें वो सॉल्यूशन था सोडियम क्लोराइड का था, ठीक है। अच्छा। अब सोडियम क्लोराइड का था तो उसमें सोडियम आयन और क्लोराइड आयन रैंडमली मूव कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे? कर रहे हैं, बिल्कुल। अब आपने क्या किया, उस वो टब पानी भरा हुआ था, नमकीन पानी भरा हुआ था, अब आपने इधर बैटरी बाहर रखी हुई थी, उससे दो तारें निकाली अलग अलग और वो दोनों तारें पानी में डाल दी। तो जैसे ही पानी में डाली, लेकिन उन दोनों तारों को आपस में जोड़ना नहीं है। अच्छा। हाँ, दोनों तारों को पानी में डाल देना। तो अब क्या होगा, तो जो पॉजिटिव प्लेट वाली तार होगी तो वो क्लोराइड को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी। किसको करेगी? क्लोराइड को, क्योंकि वो नेगेटिव है ना वो। जी जी। और नेगेटिव तार होगी वो सोडियम को अपनी तरफ क्या करेगी? अट्रैक्ट करेगी। इस तरह जो है वो सोडियम जो है वो नेगेटिव पर इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा और जो क्लोराइड है वो पॉजिटिव पर इकट्ठा होना शुरू हो जाए। ये बात वो यहाँ पर कर रहा है कि सिमिलरली इन सॉल्यूशन सम पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज कहना when such free charges are exposed to an external electric field, तो ये external electric field से मुराद पूरी बैटरी है। सही, बैटरी और साथ दो तारे। हाँ जी, तो they move in specific direction। तो जब तक आपने बैटरी की तारें, बैटरी से जुड़ी हुई तारें पानी में नहीं डाली थी, उस वक्त तक तो वो रैंडमली मूव कर रहे थे। लेकिन जैसे ही अब आपने तारें डाली, अब सारे के सारे पॉजिटिव यानी सोडियम आयन वो कहाँ जा रहा है? नेगेटिव की तरफ। और सारा क्लोराइड आयन वो कहाँ जा रहा है? पॉजिटिव की तरफ। इसका मतलब है स्पेसिफिक डायरेक्शन में जा रहा है। तो एंड दस कंस्टिट्यूट करंट, और इसी चीज का नाम क्या होता है? करंट होता है। कि जब पॉजिटिव चार्ज एक ही डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर दे या नेगेटिव चार्ज एक ही डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर दे, तो फिर हम ये देखते होते हैं कि एक सेकंड में कितना चार्ज गुजर रहा है, उसका नाम करंट होता है। क्योंकि ये नीचे अगर आप देखें फार्मूला मौजूद है, I बराबर है Q बाई T, है ना फार्मूला जी।
तो आप साहब मेरे फर्ज कर लें कि वो जो चार्जेस गुजर रहे थे, फर्ज कर लें वो 80 चार्जेस थे, ठीक है। सही तो 80 पॉजिटिव चार्जेस थे उसके अंदर, अल्लाह भला करे वो सोल्यूशन में। सही 80 पॉजिटिव चार्ज होंगे तो 80 ही नेगेटिव चार्जेस भी होंगे। जी तो अब 80 पॉजिटिव चार्ज को गुजर अपना वो पॉजिटिव चार्ज को कैथोड पर पहुंचते हुए बैटरी के नेगेटिव पहुंचते हुए कुछ ना कुछ टाइम तो लगेगा कि नहीं लगेगा? जी जी लगेगा। फर्ज कर लें कि वो 16 सेकंड लगते हैं, तो सही 16 सेकंड में 80 चार्ज वहां पहुंच जाता है। तो सवाल ये पैदा होगा कि यार 16 सेकंड में तो 80 चार्जेस पहुंचा, तो 1 सेकंड में कितना पहुंचा होगा? तो 80 को मतलब Q को डिवाइड कर देंगे टाइम के ऊपर, तो 80 कोलम डिवाइडेड बाई 16 सेकंड, तो फिर 16 5 80, 5 कोलम चार्ज होगा इन 1 सेकंड। अच्छा तो यही जो है ये 5 एम्पियर करंट होगा। इसका मतलब है वहां पर 5 एम्पियर करंट गुजर रहा था। ठीक है समझ आई बात की? जी सर आगे समझ। हाँ, ये कुछ है। और यही कुछ लिखा हुआ है रेट ऑफ फ्लो। रेट ऑफ का मतलब होता है डिवाइडेड बाय टाइम। रेट ऑफ का मतलब मैं बच्चों को बताता होता हूँ कि रेट ऑफ फिजिक्स में जहां पर भी आ जाए तो इसका मतलब होता है डिवाइडेड बाय टाइम। और डिवाइडेड बाय टाइम, जो चीज भी डिवाइड का मतलब है बट्टे के नीचे होगी उसका मतलब होता है यूनिट, इसका मतलब होता है 1। ये ठीक बात मैंने आपको पहले भी जी शायद बताई थी जी पिछले बताइए। लेक्चर में कि जिस चीज को आपने 1 करना होता है उसको आप उठाकर बट्टे के नीचे ले लगा देते ठीक है हैं। सर क्रॉस सेक्शनल एरिया। हाँ, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया ये होता है कि देखिए अपना वो जो तार है, कोई भी तार है जी जिसमें से करंट गुजर रहा है, अब इस तार को आप क्योंकि तार तो बारीक होती है, जी तो अगर आप इस तार को यूं समझ लो कि माइक्रोस्कोप में रख कर देखें तो हमारा जो बाल होता है, इंसानी बाल, उसको भी अगर आप माइक्रोस्कोप में रख कर देखें तो क्या उसका साइज बाल की तरह वो वैसे छोटा रहेगा या बहुत बड़ा बन जाएगा, मोटा मोटा बन जाएगा? बड़ा नजर आएगा। जी बड़ा रहेगा ना। जी तो जी अब आप इसको यूं समझ ले कि जैसे तो वो ट्यूबवेल से पानी नहीं निकल रहा होता, जी जी तो ट्यूबवेल वाला जो पाइप होता है, ट्यूबवेल वाला पाइप जी नहीं, बड़ा मोटा पाइप। पाइप, हाँ बट पाइप। तो आप यूं समझ लें कि वो जिस तार में से करंट जा रहा था तो उसी तार को हमने माइक्रोस्कोप में रख कर देखा तो वो एक तरह से वो ट्यूबवेल वाला बड़ा पाइप बन गया, ठीक है। सही है अब वो जो ट्यूबवेल वाला बड़ा पाइप है वो समझ लो वो पाइप नहीं है, वो वही तार है, सही है ठीक है। अच्छा, अब वो जो ट्यूबवेल वाला पाइप है उसमें से अब पानी जा रहा था ना, जी जी तो पानी जब ट्यूबवेल चल रहा होता है तो उसमें पानी जा रहा होता है। जी तो जब पानी जा रहा होता है तो पानी की डायरेक्शन यूनिडायरेक्शनल होती है या मल्टी डायरेक्शनल होती है? यूनी होती है यूनिडायरेक्शनल। नाम दे रहे हैं उसमें, वो एक समत में जा रहा है ना सारा। जी जी तो या राइट टू लेफ्ट जा रहा होगा या लेफ्ट टू राइट जा रहा होगा, सही या मोटर चल रही है तो पानी नीचे से ऊपर जा रहा होगा, ऐसे ही है ना। जी अगर नहीं चल रही और हमने टूटी खोली हुई है तो फिर पानी ऊपर से नीचे आ रहा होगा। जी तो कहने का ये है कि वो जो पाइप था ट्यूबवेल वाला पाइप, जी अब उस पाइप की का डायमीटर है कि नहीं? है तो उस डायमीटर का एरिया निकालना, एरिया अपने दिमाग में उसका जहां से वो पानी निकलता है ना पाइप में से, सही तो आप ये अपने आप को वहां उसके सामने रखें, क्योंकि आपके सामने एक पाइप है, वो ट्यूबवेल है, वहां से पानी आपके सामने आपकी तरफ आ रहा है, आप सामने उसके बैठे हुए हैं। तो वो जो अगर पानी ना हो, ना निकल रहा हो, तो वो जो पाइप का मुंह होगा, फ्रंट साइड होगी, फ्रंट साइड जी पाइप की, जी जी तो वहां वो एक सर्कल बन रहा नहीं बन रहा? बन रहा है तो उस सर्कल का रेडियस अपना रेडियस पे होगा कि नहीं होगा? जी सर बिल्कुल होगा। तो वो पाई आर स्क्वायर क्या बन जाएगा? एरिया बनेगा। एरिया बन जाएगा ठीक है। तो वही जो एरिया होता है वो क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है। ओके ओके ठीक है सर समझ आ गई। बात की। जी अब बिल्कुल यही चीज वहां तार में भी ऐसे ही होती है, सही सही है। सही हाँ, और अगर आपने उसका उस पाइप का वॉल्यूम मालूम करना हो, वॉल्यूम, तो फिर क्या करते होते हैं? वॉल्यूम का फार्मूला होता है एरिया इंटू लेंथ। क्या होता है? एरिया इंटू लेंथ। हाँ, एरिया इंटू लेंथ या एरिया इंटू डेप्थ या एरिया इंटू विड्थ। जी तो कोई भी चीज है तो वो अब
एरिया आपके पास पाइप का आ चुका है, उस पाइप की लंबाई अगर आप मूव कर लें तो जो पाइप की लंबाई है उस लंबाई को एरिया के साथ मल्टीप्लाई कर दें सही तो वो उस पाइप का वॉल्यूम आ जाएगा। ये वैसे मैंने आपको इजाफी बताई है बात, ये यहाँ वॉल्यूम यहाँ इस्तेमाल नहीं हो रहा। सही है। ठीक है सर, करंट का समझ आ गया सर। और इस कन्वेंशनल करंट में और इसमें इलेक्ट्रॉनिक में सर अगला पैरा जो है। तो इसमें ये मसला होता है कि देखो करंट की थ्योरी जो है, जी ये करंट से वाकफियत जो है वो वोल्टा ने दी थी पहली मर्तबा। सही वोल्टा, अल्सेंड्रो वोल्टा जो था, जी ये आपके पास बल्कि उसने लिखा भी होगा कि ये अल्सेंड्रो वोल्टा था। पता नहीं इसने किस जमाने में करंट से हमें वाकफियत दिलाई। ये शायद ये मैं देखता हूँ। अच्छा, ये जी सर जैसे ये पेज नंबर 95 पर है जहाँ पर ईएमएफ का टॉपिक है, 2-3 सफ़े आगे आए हैं। अच्छा ठीक है। जी सफ़े सर, आगे आए। जी सर आगे पेज नंबर 95। हाँ 95। सही है। अच्छा सर, यहाँ पे जो है वो लाइट चली गई है तो मेरा नेट जो है वो बंद हो गया। किताब नहीं है? किताब है लेकिन उसके पहले 2-3 पेजेस नहीं है वो चैप्टर अच्छा, के। तो 95 तो है, जी सर, 95 पेज तो है। 95 नहीं है सर, यही तो मसला है, इसीलिए मैं नेट से देख रहा था। हाँ? ये तो फिर आपका इशू है। जी, तो लाइट आती है तो अब सर आप एक बार रीड करके इसको समझा दें इसी तरीके से। अब इसमें पर मैं ये बात कर रहा था जी कि जी कन्वेंशनल करंट को ये मैं ये बता रहा था कि ये 1745 में पैदा हुआ है और 1827 में फौत हो गया है। अच्छा इसकी जो डेट, हाँ 1745 में ये वोल्टा पैदा हुआ था और 1827 में जो है ये फौत हो गया। अच्छा तो इसका मतलब है इसने जो करंट के बारे में थ्योरी होगी वो 1827 में तो ये फौत हुआ है, सही। तो 1827 से पहले पहले ही इसने थ्योरी पेश की होगी ना, जी जी मरने से पहले पेश की होगी ना। जी तो अब अगर अब मरने से मतलब 1800 में ही इसने पेश की तो कहाँ 1800 और कहाँ इलेक्ट्रॉन डिस्कवर, ये 27 में मर गया और इलेक्ट्रॉन जो है ये जो मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन की थ्योरी है, इलेक्ट्रॉनिक करंट जिसे हम कहते हैं, ये इलेक्ट्रॉन जो है वो जे थॉमसन ने 1879 में वो कैथोड रेज डिस्कवर की थी और फिर बाद में 1886 में प्रोटॉन डिस्कवर हुए। फिर 1932 के अंदर जो है जेम्स चैडविक न्यूट्रॉन डिस्कवर किया और एटम की जो थ्योरी है वो नील बोहर पहले तो वो उसने पेश की थी, क्या नाम है, जॉन डाल्टन ने पेश की थी, वो भी गलत होगी। फिर थ्योरी पेश की थी एटम की अपना अल्लाह भला करे रदरफोर्ड ने पेश की, वो भी सही तरह से नहीं थी। फिर नील बोहर ने पेश की, वो कुछ सही थी। फिर उसने मोजले ने उसके अंदर मॉडिफिकेशन की। ये सारा कुछ जो है 1912-15-20 के आसपास हुआ है, आज से 100 साल पहले। सही आज 2020 चल रहा है तो आज से ठीक 100 साल पहले साइंसदान एटम को सही मानों में समझे हैं, ठीक जबकि वोल्टा जो था वो आज से 200-250 साल पहले फौत हो चुका था। ठीक अच्छा है, सही अब करंट तो उस जमाने में मौजूद था अच्छा लेकिन हमें एटम की थ्योरी हमें पता नहीं थी उस वक्त। सही तो उस वक्त उस जमाने में उन्होंने कोई ना कोई थ्योरी बयान करनी तो थी जी कि भाई ये जो बल्ब बनाया, एडिसन ने बल्ब बनाया और भाई ये चीज चल रही है तो कैसे चल रही है, जी तो उसने करंट की कोई ना कोई थ्योरी पेश करनी थी। तो उन्होंने फिर अपने हिसाब से कुछ हमारे रोजमर्रा की चीजों को देखा कि हमारी रोजमर्रा जिंदगी में जो वाकयात हैं वो कैसे पेश आ रहे हैं।
तो जब उन चीजों को देखा तो उनको देखकर उन लोगों ने फिर करंट की थ्योरी पेश कर दी, अच्छा। करंट की थ्योरी पेश कर दी। मसलन अब हम देखते हैं कि रोजमर्रा जिंदगी में आप ये देखते हैं कि भाई अगर हवा आंधी चल रही हो, आंधी, हम्म, तो आंधी जब चलती है तो मसलन फर्ज कर लें कि हवा जो है वो शुमाल से जुनूब की तरफ चल रही है, ठीक है। अच्छा। जब शुमाल से जुनूब की तरफ चलेगी तो हवा का प्रेशर कहाँ कम होगा, कहाँ ज्यादा होगा, मुझे आप बताएं। शुमाल में कम होगा या जुनूब में कम होगा हवा का प्रेशर? शुमाल से जनूब की तरफ चल रही है हाँ जी। तो प्रेशर उधर जनूब की तरफ ज़्यादा होगा। भाई जुनूब की तरफ प्रेशर कम होगा और शुमाल की तरफ प्रेशर ज्यादा होगा। तो यहाँ हमेशा ज्यादा प्रेशर से चीज कम प्रेशर की तरफ जाती है ना। जी जी है? जी सर, ठीक है। तो जहाँ फिर पे कहाँ ज़्यादा से कहाँ बढ़ेगा? जहाँ पे उसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी वहाँ से मूव करके दूसरी तरफ जाएगी। हाँ जी। तो जहाँ पर हवा के मालिक्यूल, अगर हवा के मालिक्यूल जो है वो शुमाल में फर्ज कर लें 10 लाख है और जुनूब में 1 लाख है, तो साफ ज़ाहिर है जहाँ 1 लाख मालिक्यूल है वहाँ हवा के मालिक्यूल कम है जी और जहाँ 10 लाख है वहाँ ज्यादा है। सही। तो फिर वो वहाँ 10 लाख से कहाँ जाएंगे? उधर 1 लाख की तरफ जाएंगे। जी तो ये फिर 1 सेकेंड में ये होगा हवा का फ्लो, हवा के मालिक्यूल का फ्लो, ठीक है। सही है। तो अब अपना यूनिट एरिया में से क्रॉस सेक्शनल एरिया की बात कर रहे हैं हम, तो बस मुझे यूनिट एरिया ना भी कहो कि 1 सेकेंड में जितने चार्जेस जा रहे होंगे शुमाल से जनूब की तरफ, अच्छा, शुमाल से जनूब की तरफ जनूब की तरफ जितने चार्जेस जितने मॉलिक्यूल्स वाटर एयर मॉलिक्यूल जा रहे होंगे, तो इसको हम बोलेंगे कि ये एयर करंट है। अच्छा, ठीक करंट का फार्मूला क्या था? आई बराबर है क्यू बाई टी। ठीक सही। तो क्यू क्यू क्या था? चार्जेस। चार्जेस अब वहां पर चार्ज जा रहे थे और यहाँ पर क्या जा रहे हैं? एयर हवा के मालिक मॉलिक्यूल जा रहे हैं। जी तो टाइम वैसे होगा। तो जी यहाँ पर अगर 1 सेकेंड में यानी 20 मॉलिक्यूल जा रहे हैं, गुजर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि वहां पर जो एयर करंट होगा, एयर करंट वो था इलेक्ट्रिक करंट, ये होगा एयर करंट। तो ये एयर करंट जो होगा वो होगा 20 एम्पेयर। क्या होगा? 20 एम्पेयर। करंट का यूनिट एम्पेयर होता है ना। जी जी सही। इसका मतलब है ये 20 एम्पेयर करंट होगा। तो ये हवा का करंट है। तो हवा का जो करंट है वो कहां से कहां फ्लो करता है? हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। प्रेशर की तरफ। ठीक। यानी अब आपने एक बात तो ये दिमाग में बिठानी है कि जो करंट होता है वो हमेशा हाई प्रेशर से लो की लो, तरफ। हाँ, हाई से लो की तरफ जाता है। ठीक। तो वो हवा के केस में हम बोलेंगे हाई प्रेशर, लो प्रेशर। सही। अच्छा, अब आप दूसरी मिसाल लें। तो अपना दूसरी मिसाल ये है, हवा की मिसाल हो गई। अब आप मिसाल लें जो अपना पानी होता है, पानी। एक तो है ना कि मोटर के जरिए हम पानी ऊपर फेंकते हैं, जी मोटर चलती है और टैंकी में पानी जाता है, जी तो वो तो हम एनर्जी खर्च कर रहे हैं ना। सही है। तो लेकिन अगर टैंकी में पानी हो तो क्या वही पानी जब हम नीचे टूटी खोलते हैं, क्या फिर भी हम एनर्जी खर्च करके पानी नीचे मंगवाते हैं या पानी खुद ब खुद नीचे आता है? खुद आता है। तो खुद ब खुद नीचे आते हैं। तो इससे क्या साबित हो रहा है कि पानी का हाई लेवल कहाँ होगा और लो लेवल कहाँ होगा? पानी का हाई लेवल ऊपर होगा टैंकी में जी। और लो लेवल नीचे होगा, या ऊपर लो होगा नीचे हाई होगा? ऊपर हाई होगा नीचे लो। हाँ जी। तो ऊपर जो है वाटर जो है वो हाई लेवल पर है सही। और नीचे जो है वाटर जो है वो किस पर है? लो लेवल। लो लेवल पर है। जी। तो वाटर जो है वो फ्लो करता है, वाटर मॉलिक्यूल फ्लो करते हैं हाई लेवल से लो लेवल की तरफ। लो लेवल की तरफ। तो ये आप उस पाइप के अंदर 1 सेकेंड में जितने वाटर मॉलिक्यूल गुजर रहे हैं वो वाटर करंट होगा। अच्छा, ठीक है। वो वाटर करंट होगा। अच्छा, और वो उससे पहले क्या था? एयर करंट था। सही। सबसे पहले क्या था? एयर करंट। जी। अब क्या हुआ? वाटर करंट। जी। तो एयर करंट भी कहां से कहां जा रहा था?
हाई हाई प्रेशर से लो लो, प्रेशर की तरफ। ठीक है। और वाटर करंट भी कहाँ से कहाँ जा रहा था, हाई से लो की हाई हाई लेवल से। लो वो तो हाई लेवल। प्रेशर, ये अल्फाजों पर भी गौर करें ना। जी जी, वो मैं तो हवा वाले में था हाई प्रेशर लो प्रेशर, सही हाई प्रेशर से लो लो प्रेशर। प्रेशर। जी, और यहाँ पर क्या है, हाई लेवल से लो लेवल की तरफ। लो लेवल। सही। ठीक है। जी, अच्छा, वहां हम बोलेंगे, हवा वाले केस में हम बोलेंगे प्रेशर डिफरेंस। क्या बोलेंगे? प्रेशर डिफरेंस। और यहाँ पर क्या बोलेंगे? लेवल डिफरेंस। ठीक हो गया। जी सर। क्या बोलेंगे? लेवल डिफरेंस। लेवल डिफरेंस। जी, तो अब इन दोनों केस में हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चीज जा रही है। ठीक। हाई प्रेशर से लो की तरफ, हाई लेवल से लो की लो की तरफ। तरफ। अच्छा, अब आप तीसरी मिसाल लें। अगर आप अपना रॉड को गर्म करें, एक लोहे का रॉड है, लोहे के रॉड को एक सिरे पर मोमबत्ती से गर्म करें, दूसरे सिरे पर मोम लगा दें, मोम मोम दूसरे सिरे पर लगा दें, तो थोड़ी देर बाद वो मोम पिघलना शुरू करता है कि नहीं करता? कर देगा। जी, तो वो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हीट है वो कहाँ से कहाँ फ्लो कर रही है? हाई से लो की तरफ। हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ फ्लो कर रही कि नहीं कर रही? जी, तो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ हीट फ्लो कर रही है। तो एक सेकेंड में जितनी हीट फ्लो कर जाएगी वो होगा हीट करंट। ठीक हो गया। तो ये भी हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर, हाई प्रेशर से लो प्रेशर, हाई लेवल से लो लेवल। अब ये तीन मिसालें मैंने आपको रोजमर्रा की जिंदगी से दी हैं। इन चीजों को सामने रखकर उस जमाने में जो साइंसदान थे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो डिस्कवर हुआ नहीं था, जी, तो उन्होंने फिर कहा कि जो करंट है वो वाटर करंट था, वो एयर करंट था, वो हीट करंट था। और यहाँ पर कहा कि ये इलेक्ट्रिक करंट है। और इस इलेक्ट्रिक करंट को यानी इसी को ही हमने बाद में कन्वेंशनल करंट का नाम दिया। ठीक है सर। तो क्या नाम दिया बाद में हमने? कन्वेंशनल। यानी उस वक्त का नाम कन्वेंशनल करंट नहीं रखा गया था। शुरू में इसका नाम इलेक्ट्रिक करंट था। अच्छा। इस इलेक्ट्रिक करंट को ही बाद में जब इलेक्ट्रॉनिक करंट डिस्कवर हुआ, तो फिर उस इलेक्ट्रिक करंट को कन्वेंशनल करंट का नाम दे दिया गया। वो क्यों दिया गया उसकी भी अलग वजह है कि ये नाम चेंज क्यों करने की जरूरत पड़ गई, जी, वो भी एक वजह है। लेकिन बात ये है कि अभी आप इतने ध्यान में रख लो कि जो कन्वेंशनल करंट होता है वो पहले इसका नाम इलेक्ट्रिक करंट था। जिस तरह वाटर करंट है और एयर करंट है, हीट करंट है, इसी तरह ये इलेक्ट्रिक करंट था। इलेक्ट्रिसिटी जी, से निकला हुआ ये लफ्ज था इलेक्ट्रिक करंट। और इसके बारे में कहा गया कि जी चार्जेस वहां पर है कि वाटर मॉलिक्यूल फ्लो फ्रॉम हाई लेवल टू लो लेवल, जी, और एयर मॉलिक्यूल फ्लो फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, और हीट एनर्जी फ्लो फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। और यहाँ पर कहा गया कि पॉजिटिव चार्ज फ्लो फ्रॉम हाई हाई पोटेंशियल टू लो। टू लो पोटेंशियल। समझ आई बात की? जी सर, आगे। तो ये हमारे पास जो है, अब आप ये थ्योरी चलती रही, इसको जो है वो 100 साल गुजर गया, हत्ता के वो बाद में मालूम हुआ कि भाई अब वो ये पुराने साइंसदान ये कहते थे कि पॉजिटिव चार्ज फ्लो कर रहा है। पुराने साइंसदानों का थ्योरी क्या थी? कि पॉजिटिव चार्ज फ्लो कर रहा है, चार्ज करंट। फ्लो कर रहा है। अच्छा, जब पॉजिटिव चार्ज फ्लो कर रहा है तो लेकिन बाद में जब इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हो गया, तो जब ये चीजें हो गई, तो अब मालूम हुआ कि यार पॉजिटिव चार्ज मसलन, चलो पॉजिटिव चार्ज बैटरी में तो फ्लो कर लेता है, उसको तो हम मान लेते हैं कि बैटरी के अंदर वो जो पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, वो लिक्विड की शक्ल में होता है, वो फ्लो करता है। जी, लेकिन ये जो कॉपर वायर है, तारे हैं, मेटल। इन तारों में भी तो थ्योरी यही थी कि पॉजिटिव चार्ज फ्लो करता है। सही। तो अब उन्होंने कहा कि यार ये पॉजिटिव चार्ज तारों में तो फ्लो नहीं करता, क्योंकि वो क्योंकि लिक्विड में तो चलो ये वो लिक्विड चीज थी, मॉलिक्यूल मूवेबल होते हैं, लेकिन सॉलिड में तो मॉलिक्यूल मूवेबल नहीं होते, वो तो टाइटली बाउंड होते हैं। जी, जी, और जब टाइटली बाउंड होते हैं तो वहां पर तो पॉजिटिव चार्ज मूव भी नहीं कर सकता। तो पॉजिटिव चार्ज क्या था? जिस एटम से इलेक्ट्रॉन निकल गया था, वो एटम क्या बन चुका था?
पॉजिटिव चार्ज। जी तो वो पॉजिटिव चार्ज तो सॉलिड की में अपने जगह पर क्या होगा, एक बाउंड फिक्स होगा, रहेगा। वो जी फिक्स होगा, वो तो मूव नहीं कर सकता। जी तो जी जब वो मूव नहीं कर सकता, इसका मतलब है पुरानी जो थ्योरी थी, बाबू लोगों की बयान की हुई पुराने साइंसदानों की थ्योरी कि जो पॉजिटिव चार्ज मूव करता है, वो थ्योरी क्या हो गई, रॉन्ग, गलत हो गई। रॉन्ग हो गई, जी गलत हो गई। जी अब तो ये साबित हो रहा था कि जी नेगेटिव चार्ज फ्लो करता है। तो अब इसका मतलब तो यही हुआ ना, पुराने जमाने के साइंसदान थे वो तो ये कहते थे कि जी बैटरी के पास, ये जो हमारे पास लिक्विड बैटरी है, ये 12 वोल्ट की बैटरी है, इस बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से तार लगाएं और नेगेटिव से तार लगाएं और वो तार को जाकर बल्ब में लगा दें, बल्ब में, तो बल्ब रोशन हो जाता है ना। जी जब बल्ब रोशन होता है तो पुराने बाबू की थ्योरी ये थी कि पॉजिटिव टर्मिनल से, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से पॉजिटिव चार्ज फ्लो करता है और वो बल्ब में से होता हुआ वापस नेगेटिव पर पहुंचता है। तो इस तरह जो है ये पॉजिटिव चार्ज के फ्लो का नाम उन्होंने करंट रखा था और ये था कि 1 सेकंड में जितने चार्जेस गुजर जाते हैं उसको कहा गया कि वो इलेक्ट्रिक करंट है। अब सही। ये थ्योरी जो है वो चलती रही यही वाली कि बैटरी की जो तारे हैं पॉजिटिव नेगेटिव, उसको बल्ब से जोड़ें तो बल्ब रोशन होता है और उसके लिए करंट की डायरेक्शन उन्होंने कहा कि बैटरी के पॉजिटिव से बैटरी के नेगेटिव की तरफ है। लेकिन जब बाद में न्यू थ्योरी आ गई, इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हो गया, तो मालूम ये हुआ कि यार पॉजिटिव चार्ज जो है वो बैटरी के अंदर तो चलो मूवेबल है, मान लेते हैं, लेकिन बैटरी के बाहर तारों में और बल्ब में तो नहीं जाता, अच्छा ठीक। वो तो मूव नहीं कर सकता, वहां पर तो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं जी और इलेक्ट्रॉन तो फिर अपोजिट मूव कर रहे हैं। जी इलेक्ट्रॉन को बैटरी के नेगेटिव से मूव करना शुरू करेंगे और बल्ब से होते हुए कहाँ पहुंचेंगे, बैटरी के नेगेटिव की तरफ। सुभान अल्लाह, वाह ओ जी सॉरी सॉरी, पॉजिटिव की तरफ। वाह। तो इलेक्ट्रॉन बैटरी के नेगेटिव से निकलेंगे और वो नेगेटिव से निकलते हुए बल्ब से होते हुए फिर वो कहाँ पहुंचेंगे, पॉजिटिव की पॉजिटिव की तरफ पहुंचेंगे। तरफ। जी तो इस तरह ये जो बात थी ना, जी अब साइंसदान सर जोड़ के बैठ गए कि यार वो जो हमने सारी थ्योरी घड़ी थी सही, वो तो सारी गलत हो गई। गलत हो गई। जी असल थ्योरी जो थी वो यही थी कि भाई इलेक्ट्रॉन मूव करता है फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। सही। इसका मतलब ये था कि ये जो एक जनरल हमने 3 मिसालें ली थी, 3 मिसालें, जी जी वो 3 मिसालें क्या ली थी, हवा वाली, हीट वाली, वाटर वाली। तो वो तमाम में हाई से हम कहाँ जा रहे थे, लो की तरफ। लो की तरफ। तो ये वाली अब जदीद साइंस जब आई तो इसने उन तीनों के ऊपर क्या फेर दिया, पानी फेर दिया, जी पानी फेर दिया। अब जो है करंट वो अब कहाँ से कहाँ फ्लो कर रहा था, लो से अब पहले अब हाई से हाँ लो, अब न्यू के मुताबिक अब लो से न्यू हाई। लो से बैटरी नेगेटिव टर्मिनल क्या होता है, लो लो होता है ना, लो हाँ पोटेंशियल। हाँ जी हाँ जी, इसका मतलब है अब करंट लो पोटेंशियल से कहाँ जा रहा था, हाई पोटेंशियल की तरफ। हाई पोटेंशियल। इसका मतलब है ये पुराने वाली सारी जो जनरल मिसालें थी उनके हम कहाँ चले गए, वो खत्म, अगेंस्ट, अगेंस्ट हो गई। जी तो हम अगेंस्ट चले गए। जी और ये बात थी भी सच, ये बात थी भी सच। थी भी सच। इसको मेटल, हम क्योंकि इसको हम मेटल में रास्ते ऐसे में होता है, हाँ जी, मेटल में इस तरह ही होगा। हाँ मेटल में तो इस तरह ही होना है। जी तो मेटल में तो इस तरह ही होना है, तो इसको हम रद्द भी नहीं कर सकते। और सही। अगर हम कहते हैं कि जी पॉजिटिव चार्ज मूव करते हैं तो पॉजिटिव चार्ज जब मूव करके दिखाओ फिर वो मेटल क्या हुआ, मेटल में तो वो तो है सॉलिड, सॉलिड में एटम अपनी जगह पर टाइटली बाउंड होते हैं। सही। तो अब वो टाइटली वो मूव, पॉजिटिव चार्ज कैसे मूव कर सकता है, वो तो मूव ही नहीं करता। जी जी सही इसका मतलब ये हुआ कि अब साइंसदान यहाँ पर परेशानी का शिकार हो गए। सही। ठीक है, जी तो जब यहाँ पर ये शिकार हो गए तो ये बड़े, अब ये ना, ये इनके गले में ये ऐसी हड्डी फिट हुई कि ये जैसे बाल का बंदा वो करता है ना, वो मछली खाता है बाल का, तो वो कोई कांटा। उसका कांटा वगैरह गले में फंस जाता है हाँ हाँ जी या कोई हड्डी फंस जाती है गले में। जी अब वो हड्डी ऐसे गले में फंसती है बाल का कि उसको बाहर निकालना भी मुश्किल होता है और अंदर निकलना भी मुश्किल होता है। जी सर। मुश्किल होता है। तो ये भी इस तरह इनके गले में हड्डी ऐसी फिट हुई कि भी अब उधर वो देखते हैं तो वो थ्योरीज भी सारी सही है, हवा वाली, पानी वाली, हीट वाली, जी और इधर देखते हैं तो ये थ्योरी सही है,
और वो हैं ये एक दोनों दूसरे के ऑपोजिट। अपोजिट। सही। अच्छा, और दूसरी बात एक और भी थी जी। कि जितने हमारे पास रूल है ये वोल्टेज के हवाले से, जितने भी रूल हैं, मतलब फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल आपने पढ़ा होगा, जी जी। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल है। अच्छा, किरचॉफ लॉ आपने पढ़ा होगा आगे एफएससी बीएससी में, हाँ जी। किरचॉफ लॉ ऑफ वोल्टेज। जी और इसके किरचॉफ। अलावा जितनी भी जो वो थ्योरी है ना करंट से रिलेटेड, हाँ। वो सारी थ्योरी के अंदर हम जो है वो पॉजिटिव चार्ज की का फ्लो लेते हैं। हाँ जी, तो ये कन्वेंशन पॉजिटिव चार्ज फ्लो करता है, पॉजिटिव चार्ज फ्लो करता है, पॉजिटिव चार्ज फ्लो करता है। ये सारी थ्योरी जो है वो पॉजिटिव चार्ज के ऊपर बेस कर रही है। ठीक है। जी। तो साइंसदान ये कहा यार ये तो परेशानी हो गई। सही। तो भाई ये तो बात काम खराब है। एक चीज जो मूव ही नहीं करती हम कहते हैं कि वो वही मूव कर रही है। तो फिर वहां पर जो है अब वहां पर फिर जो है कुछ साइंसदानों ने कहा कि यार यूं करो कि भाई पॉजिटिव चार्ज मूव नहीं करता, पॉजिटिव चार्ज मूव करता हुआ महसूस होता है। अच्छा जी। ठीक है। सही। तो अब ये नई बात आ गई कि पॉजिटिव चार्ज मूव नहीं करता बल्कि मूव करता हुआ महसूस होता है। महसूस होता है। अब ये कैसे बात हो गई, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यूं है कि जैसे अपना हम मोटरसाइकिल पर बैठे हो, तो मोटरसाइकिल पर आप बैठे हुए हैं, आगे चला कोई आपका भाई रहा है, आप पीछे बैठे हुए हैं। तो मोटरसाइकिल अगर 20 की स्पीड पे चल रहा है, मतलब स्लो चल रहा है, तो आप अगर पीछे बैठे हुए हैं तो आप नीचे रोड को देखें, रोड को, बजरी जो रोड पर फिक्स है, तो रोड को देखें तो आपको वो बजरी, आप जा रहे हैं शुमाल की तरफ, मोटरसाइकिल का रुख शुमाल की तरफ है, तो आपको ऐसे महसूस होता है कि बजरी जो है वो जुनूब की तरफ भाग रही है। क्या ख्याल है? जी ऐसे ही। भागती है कि नहीं भागती? जी। अच्छा, अगर आप अपनी स्पीड बढ़ाते जाएंगे 20 से 30, 30 से 40, 50, 60 कर देंगे, तो बजरी की स्पीड भी पीछे की तरफ भागती हुई जो महसूस हो रही है वो भी बढ़ती जाएगी या कम वैसे रहेगी? बढ़ती जाएगी। वो भी बढ़ती जाएगी। जी। अब हम यूं कहेंगे कि भाग तो हम रहे हैं, जी। मूव हम कर रहे हैं। कहाँ हम जा रहे हैं? शुमाल की तरफ। जी। हम मूव कर रहे हैं शुमाल की तरफ, सही। लेकिन महसूस ये होता है कि बजरी जो है वो मूव कर रही है जनूब की तरफ, हमारे अपोजिट मूव कर रही है। हाँ हाँ। और जितना तेज हम मूव कर रहे हैं उतना ही तेज बजरी भी पीछे मूव कर रही है। लेकिन बजरी है अपनी जगह पर फिक्स, वो वैसे मूव नहीं करती मगर मूव करती हुई महसूस होती है। अब बिल्कुल जैसे बजरी अपनी जगह पर फिक्स है सही। और वो मूव करती हुई महसूस होती है, तो बिल्कुल इसी तरह जो पॉजिटिव चार्जेस थे मेटल के अंदर, वायर के अंदर, तार के अंदर, तो वो पॉजिटिव चार्जेस वही बजरी है। सही। तो अब वो पॉजिटिव चार्ज अपने जगह पर फिक्स है, तो नेगेटिव चार्जेस जैसे वहां हम थे मोटरसाइकिल के ऊपर, तो वो नेगेटिव चार्जेस इलेक्ट्रॉन जो है वो वही मोटरसाइकिल है जो मूवेबल है। ठीक हो गया सर, समझ आ गया जी। अब जो है इलेक्ट्रॉन जो है वो बैटरी के पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल से, क्योंकि नेगेटिव टर्मिनल उन इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, वो अल्लाह भला करे रिपेल। अपना रिपेल करता है, वो इलेक्ट्रॉन बाहर भागते हैं और उधर बल्ब में जाते हैं। बल्ब के अंदर आपको पता होना चाहिए कि बल्ब के अंदर हीलियम गैस या नियॉन गैस होती है। क्या होती है? नियॉन गैस। हाँ, नियॉन गैस होती है। और नियॉन गैस हो या हीलियम गैस हो, इसके जो है वो ये नोबल गैसें होती हैं। मसलन हीलियम गैस की बात ही कर ले कि इसमें जो हीलियम गैस है, तो हीलियम गैस का जो एटम है उसकी स्ट्रक्चर कुछ यूं होती है कि उसके न्यूक्लियस के अंदर 2 प्रोटॉन होते हैं, 2 न्यूट्रॉन होते हैं और बाहर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है। सही। पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे होते हैं हीलियम के, तो उसके बाहर वाला दूसरा ऑर्बिट, तीसरा ऑर्बिट, चौथा ऑर्बिट वो खाली पड़े होते हैं। वो क्या पड़े होते हैं? खाली पड़े होते हैं। तो अब होता ये है कि जैसे ही वो इलेक्ट्रॉन वहां से निकलता है बैटरी से, तो उसके पास एनर्जी होती है, तो वो जैसे ही बल्ब में आता है ना, तो वो आकर बल्ब में मौजूद
जो हीलियम गैस है, जी तो हीलियम गैस के इलेक्ट्रॉन से वो टकराता है, ठीक तो वो उनको अपनी एनर्जी उनको देता है टकराते हुए। सही तो जब वो हीलियम के जो इलेक्ट्रॉन है वो टाइटली बॉन्ड होते हैं, तभी तो ये इतना ज्यादा केमिकल रिएक्शन भी नहीं करते। जी अच्छा, तो वो परमाणु एनर्जी लेकर पहले ऑर्बिट में होते हैं, वो दूसरे में या तीसरे चौथे में चले जाते हैं। जितनी एनर्जी जोरदार मिलती है जी वो उसी हिसाब से ऊपर मूव करते हैं। वो जब ऊपर जाते इलेक्ट्रॉन तो उनसे टकरा कर आगे निकल गया ना, तो अच्छा इलेक्ट्रॉन ने उनसे टकराया, उन हीलियम के इलेक्ट्रॉन से टकराया और वो इलेक्ट्रॉन आगे निकल गया और वो फिर बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल पे आ गया। ठीक है, ठीक तो अब वो जो हीलियम वाला इलेक्ट्रॉन था वो वहां से अपने ऑर्बिट से ऊपर निकल गया और ऊपर निकल के फिर वापस आता है। तो एनर्जी उसने ली थी उस इलेक्ट्रॉन से जो बैटरी से आया था जी और उसने एनर्जी ऊपर लेकर फिर वापस जब आता है तो वो इन द फॉर्म ऑफ लाइट, रोशनी की शक्ल में वो एनर्जी खारिज करता है। तो जो एनर्जी उसने ली थी अपना बैटरी वाले इलेक्ट्रॉन से, तो वो एनर्जी उस हीलियम वाले इलेक्ट्रॉन ने खारिज कर दी रोशनी की शक्ल में। तो रोशनी की शक्ल में जो रोशनी एनर्जी खारिज की, तो उससे बल्ब रोशन हो जाता है और हमें रोशनी नजर आती है और हम अपने कमरे को जला लेते हैं, जी रोशन कर लेते हैं। जी ओके अच्छा, वो इलेक्ट्रॉन जो था वो तो एनर्जी देकर इधर वापस आ गया, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल में आ गया। समझिए बात की? पॉजिटिव में तो हाँ सॉरी, पॉजिटिव में आ गया। अब इस दौरान अब 1 सेकंड में जितने इलेक्ट्रॉन गुजर रहे होंगे, जी 1 सेकंड में जितने इलेक्ट्रॉन गुजर रहे होंगे, तो वो बन जाएगा करंट और इसको बोलेंगे इलेक्ट्रॉनिक करंट। क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रॉनिक करंट इलेक्ट्रॉनिक करंट। और अगर यहाँ से फर्ज कर ले 1 सेकंड में 5 इलेक्ट्रॉन गुजर रहे हैं तो 5 एम्पियर करंट होगा ना फिर एक लिहाज में, जी जी तो 5 एम्पियर करंट होगा। अगर वो 5 एम्पियर करंट या 5 इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ मूव कर रहे हैं, तो पॉजिटिव भी तो 5 महसूस होंगे कि नहीं होंगे वो मूव करते हुए? जी सर होंगे। तो बिजली वाला केस, जी सर आगे जी तो वो अब साइंसदानों ने ये कहा, क्योंकि अब इनके गले में जो हड्डी फिट थी ना जी कन्वेंशनल करंट वाली, जी जी तो उन्होंने कहा कि यार इसको अब हमारी सारी थ्योरीज, हमारे सारे लॉज वो बन चुके हैं पॉजिटिव चार्ज के फ्लो के नाम से। तो उन्होंने कहा कि यार ये पॉजिटिव चार्ज फ्लो तो नहीं करता, मगर पॉजिटिव चार्ज फ्लो करता हुआ महसूस होता महसूस होता है। तो अब ये महसूस वाला लफ्ज भी उन्होंने फिर निकाल दिया। फिर वो ये कहने लगे कि ये पॉजिटिव चार्ज फ्लो करता है, पॉजिटिव चार्ज फ्लो करता है। अब ये इसकी मिसाल आप ऐसे समझ ले कि जैसे आपका कोई यार दोस्त हो और वो रंगत का सांवला सा हो, ठीक है, ठीक तो लेकिन आप उसका दिल भी नहीं तोड़ना चाहते, हाँ जी ठीक है। तो अब वो ब्यूटी पार्लर से हार श्रृंगार करके, मतलब आजकल तो लड़कियां भी करवाती हैं हार श्रृंगार, मेकअप लड़के भी करते हैं। जी अब अगर वो मेकअप कारपूर के आ जाए और चिट्टा गोरा बांध के आ जाए और आप से आकर कहे कि जी मैं कैसा मैं कैसा लग रहा हूँ, तो आप उसको यही कहेंगे ना कि आप खूबसूरत लग रहे हो। क्या मतलब? इस लफ्ज में आप गौर करें, इसका मतलब यह है कि आप खूबसूरत हो नहीं, लग रहे हो। हाँ जी आप खूबसूरत लग रहे हो, मतलब हो तो नहीं जी मगर लग रहे हो। अगर वो है बेवकूफ सा दोस्त आपका, वो बड़ा खुश होगा, आप कहेगा थैंक यू शुक्रिया। लेकिन अगर वो आपका दोस्त समझदार है तो वो आपसे नाराज हो जाएगा। जी अच्छा मैं लग रहा हूँ नहीं। अच्छा सही हाँ, अब जी आप अगर वो समझदार है तो जी वो कहेगा अच्छा मैं लग रहा हूँ नहीं। हूँ तो नहीं फिर आप कहेंगे सॉरी यार सॉरी। नहीं तुम हो भाई, हो। सही अब आप असल में वो खूबसूरत लग रहा है, लेकिन चूंकि वो आप वो अगर आप बार बार उसे कहो यार मेरा दोस्त तो बड़ा खूबसूरत लग रहा है, ठीक तो आप या उसको फिर आप बार बार यही कहेंगे कि लगने वाली बात आपको पता है कि मैं कहूंगा तो ये नाराज हो जाएगा। जी आप यही कहोगे मेरा दोस्त बड़ा खूबसूरत है। सही तो यहाँ पर भी यही है कि पॉजिटिव चार्ज जो है वो मूव करता हुआ हालांकि करता हुआ महसूस होता है, सही लेकिन हम कहते हैं कि वो पॉजिटिव चार्ज ही मूव करता है, हालांकि वो मूव करता नहीं नहीं है। सही वो मूव करता हुआ दिखाई देता है।
वो सही, मूव करता हुआ अपेयर होता है, अपेयर टू मूव, वो ठीक। मूव करता हुआ जाहिर होता है, इसी जाहिर इसी जाहिर ही को नजर आ रहा है कि वो मूव करता है मगर वो मूव नहीं करता। ठीक, तो अब साइंसदानों ने कहा कि भाई उसको, क्योंकि पहले उसका नाम रखा हुआ था इलेक्ट्रिक करंट, क्या नाम रखा हुआ था पहले? इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक, शुरू में जी, जी, जी। वो पॉजिटिव चार्ज के फ्लो का नाम क्या रखा था? इलेक्ट्रिक इलेक्ट करंट। ठीक है, बाद में जब सही थ्योरी आई तो वो तो था इलेक्ट्रॉनिक करंट। सही, तो अब साइंसदानों ने इलेक्ट्रिक करंट का नाम चेंज कर दिया और उसका नाम रख दिया उन्होंने, अल्लाह भला करे, कन्वेंशनल करंट। क्या ठीक। नाम रख दिया? कन्वेंशनल कन्वेंशनल, इलेक्ट्रिक करंट को कन्वेंशनल करंट कह दिया। अब यहाँ पर फिर सवाल आपके ذहन में होगा, सर वो इलेक्ट्रिक करंट ही रहने देते, वो कन्वेंशनल करंट का नाम क्यों चेंज, ये नाम क्यों चेंज कर दिया? उसकी क्या वजह है? हुँ, तो उसकी वजह भी ये है कि कन्वेंशन कन्वेंशन का लफ्जी मतलब तुम्हें पता है क्या होता है? रवायत, हाँ, क्या? रवाज, रवाज। रिवाज, बिल्कुल, हुँ, आपने यही सही समझा जी, है। रिवाज एक रस्म, जी, जी, एक रस्म। कोई हमसे पूछे कि यार तुम रोजे क्यों रखते हो, तो हम कहेंगे हमारा ये एक रिवाज है, जी, हमारे नबी ने रोजे रखे थे, बस हम रखते, जी, हमारे नबी का हुक्म है, ठीक, उन्होंने कहा है, हमें नहीं पता, सही, बस उन्होंने कहा है तो सही कहा है। हम इस रोजे रखने की रीजन नहीं पूछते कि नबी आप हमें भूखा क्यों मार रहे हैं, सही, है? सही, या सही, हम अल्लाह से नहीं पूछते कि ऐ अल्लाह आपको क्या मिल जाएगा, हम भूखे रहेंगे तो आपको क्या मिलेगा? नहीं, सही, नहीं, अल्लाह का हुक्म है तो हम कहते हैं कि ये हमारी कन्वेंशन है, अल्लाह का हुक्म है, हमारे हमारे लिए वो कन्वेंशन है। तो सही, अब यही पुराने जो साइंसदान थे, तो जो नए साइंसदान थे, इनके नजदीक भी पुराने साइंसदान जैसे हमारे लिए हमारे हुजूर और हमारे अल्लाह शान वाले हैं, तो नए साइंसदानों के लिए भी पुराने साइंसदान क्या थे? शामिल, जी, शान वाले हैं। जी, तो जी, अब इन्होंने कहा कि भाई ये पुराने साइंसदानों की कही हुई बात है, जी, कन्वेंशनल करंट, बयान किया हुआ करंट, सही, कन्वेंशन, रस्मी करंट, रस्मी करंट, ठीक, ऐसा करंट जो रस्मी तौर पर चला आ रहा है, रिवाजी करंट सही, या बयान किया हुआ करंट, ठीक, कन्वेंशनल करंट, बयान किया हुआ करंट, कि ऐसा करंट जो हमारे पुराने बाबू ने बयान कर दिया, पुराने हमारे आबाओ अजदाद साइंसदान जो थे उन्होंने जो करंट बयान किया वो ही इसको कहा गया कि वो कन्वेंशनल करंट है, और इसको कहा गया इलेक्ट्रॉनिक करंट है। और आज भी मैं आपको मजे की बात बताऊं कि आज भी जितनी सारी थ्योरीज हैं वो इलेक्ट्रॉनिक करंट के मुताबिक नहीं है, जी, हालांकि वो मॉडर्न है। वो मॉडर्न है। हम्म, अब आज भी जितनी आप पूरी इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ें, हम्म, उसमें पीएनपी ट्रांजिस्टर पढ़े, अपना एनपीएन ट्रांजिस्टर पढ़े, अपना तमाम जगहों के अंदर जो है वो कन्वेंशनल, करंट जो फ्लो कर रहा है जी, वो जी, पॉजिटिव चार्ज का फ्लो, पॉजिटिव चार्ज का फ्लो, पॉजिटिव चार्ज का फ्लो है। जी, हालांकि पॉजिटिव चार्ज फ्लो करता नहीं है, फ्लो करता हुआ महसूस होता है। तो ये सही, आपको जो है कन्वेंशनल करंट, इलेक्ट्रॉनिक करंट और उनकी थ्योरी और ये सारा उसकी वजह, अच्छा, इलेक्ट्रिक करंट को मैग्नेटिक करंट क्यों कहते हैं ये बता दिया। जी, और अब आप आ जाए ईएमएफ। ईएमएफ क्या होता है? सर एक ईएमएफ सवाल। जो है, हाँ, सर बुक में डायग्राम एक बनी हुई है, अब बुक तो नहीं है लेकिन उसमें साइड पे डायग्राम बनी है जिसमें वो दोनों करंट को फ्लो करके दिखाते हैं। हाँ, तो बात वो इसमें तो क्या कोई उसमें मतलब, दोनों ही फ्लो कर रहे हैं लेकिन ऑपोजिट फ्लो करते हैं वो दोनों। अ, तो अपोजिटिव लोग रहेंगे। तो आपने थ्योरी अभी समझी क्या है? हाँ जी, जी, इलेक्ट्रॉन जा सब रहा सर, था हाँ जी, समझ मशरक, आ शुमाल से जनूब की तरफ, तो वो जनूब से शुमाल की तरफ नहीं होगा। जी, जी, समझ आ गई, लेकिन सर जो बल्ब है उस उसमें इक्वल जाएंगे दोनों करंट, उसमें एनर्जी इक्वल मिलेगी दोनों को, उसको कोई फर्क नहीं तो पड़ेगा। यार मेरी बात सुन, दोनों को कैसे? एनर्जी तो इलेक्ट्रॉन दे रहा है, पॉजिटिव चार्ज तो महसूस हो रहा है, वो मूव थोड़ी कर रहा है, वो एनर्जी थोड़ी दे रहा है। बल्ब को कोई इसमें आइडिया नहीं है कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है। हाँ, तो बल्ब को क्या आइडिया? उसमें उसमें तो हीलियम गैस भरी हुई है।
उसके इलेक्ट्रॉन को एनर्जी चाहिए, वो एनर्जी कौन दे रहे हैं? पॉजिटिव चार्ज एनर्जी नहीं देगा, इलेक्ट्रॉन दे रहा जी। अब इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं ना। जी जी आप जो है, जिस तरफ आप जा रहे थे, मैंने फौरन आपको रोक दिया है। फौरन आप ये कह रहे थे कि जी नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज फ्लो करते हैं और अपोजिट फ्लो करते हैं, तो जो एनर्जी होगी वो अगर नेगेटिव देगा तो उसके अपोजिट पॉजिटिव देगा, तो एनर्जी तो कैंसिल हो गई, तो फिर नेट एनर्जी कहाँ से आ गई? आप ये कह रहे थे। जी 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 तो ये थ्योरी आपकी अपनी है ना। वो पॉजिटिव चार्ज तो मैं कह तो रहा हूँ कि वो फ्लो करता है, महसूस होता है, फ्लो थोड़ी करता है। सही हो। एनर्जी तो उसको एक जगह से मिलती, अगर दोनों से एनर्जी मिलेगी तो बल्ब तो रोशन ही नहीं होगा। हाँ जी ठीक हो गया, सही हो गया, समझ आ। तभी तो आप अगर यूं कर ले कि बल्ब में से जो तारें जो दो जा रही हैं, आप अगर वो बैटरी के जो पॉजिटिव टर्मिनल है, नेगेटिव टर्मिनल है, वहां पर इसको काट डालें। उन पॉजिटिव टर्मिनल से जो तार जा रही है वो भी काट डालें, जो नेगेटिव टर्मिनल से तार जा रही थी बल्ब में वो भी काट डालें। अब इसका मतलब है कि वो दोनों तारें बल्ब के साथ जुड़ी तो हुई हैं, अच्छा बल्ब में से वो तारें तो निकल रही हैं, लेकिन वो दोनों तारें आगे बैटरी से जुड़ी हुई नहीं है। नहीं। अब उन दोनों तारों को आप आपस में जोड़ दें, वैसे बैटरी के बगैर। अच्छा अब आप जब क्या हुआ, वो दोनों तारें जोड़ दी आपस में, तो उन दोनों तारों का एक एक सिरा आपस में जोड़ दिया, और दूसरा सिरा जो था, दूसरा सिरा दोनों का, वो बल्ब में लगा हुआ है। अब मुझे बताओ, वो जो कॉपर की तार है, क्या उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन मूव नहीं कर रहे? क्या कर रहे हैं। कर रहे हैं ना। तो जब वो मूव कर रहे हैं तो जितने इलेक्ट्रॉन अपना यानी राइट से लेफ्ट की तरफ जा रहे होंगे, उतने ही लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे। हट जाएंगे। तो अब इलेक्ट्रॉन जितने उधर से उधर होंगे, उतने उधर से उधर होंगे, तो दोनों की नेट एनर्जी बराबर कैंसिल हो जाएगी। अब क्या बल्ब रोशन होगा? नहीं सर। नहीं होगा ना। जी वो जो आपकी बात है, ये है वो जवाब। ठीक हो सही। करंट सर, करंट वाला टॉपिक आज कर ले या आगे भी कर ले? तो अब ईएमएफ समझ आ गया। ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस रह गया सर दो। ईएमएफ क्या होता है? ईएमएफ ये होता है कि जब वो इलेक्ट्रॉन वो बल्ब से होता हुआ बैटरी के पॉजिटिव पर पहुंचता है ना, जी तो वो बैटरी के पॉजिटिव पर पहुंचता है, तो उसको पॉजिटिव टर्मिनल अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। अच्छा तो वो जब वहां आ जाता है, तो वहां पर जो है वो अपना आप इधर नेगेटिव की तरफ तो वो जाना नहीं चाहता, क्योंकि नेगेटिव टर्मिनल उसको क्या करेगा? रिपेल करेगा, जी और पॉजिटिव टर्मिनल उसको जाने भी नहीं देता। सही। ठीक है, लेकिन वहां पर जो बैटरी की एनर्जी होती है, तो बैटरी की जो एनर्जी है W, जी तो वर्क एनर्जी W, तो वो जो केमिकल एनर्जी वहां होती है, तो सही। वो एनर्जी उसको घसीट कर, खींच कर, कान से पकड़ कर उसको दोबारा ले जाती है कहाँ पर? बैटरी के। नेगेटिव टर्मिनल पर ले जाती है। ठीक। मतलब वो एनर्जी उस चार्ज पर खर्च होती है, और उस चार्ज को वो भेज देती है दोबारा कहाँ पर देती है? नेगेटिव। नेगेटिव टर्मिनल पर भेज देती है। सही। तो अब इस तरह जो है वो दोबारा एनर्जी ले लेता है, और फिर वो दोबारा बल्ब में जाता है, और बल्ब में वो एनर्जी खर्च करता है, और फिर वापस आ जाता है, और फिर पॉजिटिव टर्मिनल पर जब पहुंचता है तो बैटरी अपनी एनर्जी फिर खर्च करती है, उसको घसीट कर दोबारा वो नेगेटिव पर ले जाती है। जी नेगेटिव में फिर जाता है, बल्ब में से होता है। इस तरह 1 दिन 2 दिन 1 घंटा 2 घंटा वो बैटरी की एनर्जी आहिस्ता आहिस्ता खत्म होती जाती है। फिर हम कहते हैं कि बैटरी जो है डिस्चार्ज हो चुकी है। ठीक है। और इस दौरान जो बैटरी के अंदर जो एनर्जी मुसलसल मिल रही होती है, वो वही ईएमएफ होता है। सही। यूनिट चार्ज को जो एनर्जी मिलती है, यूनिट चार्ज को जो एनर्जी मिलती है, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल पर फर्ज कर लें कि 100 चार्ज आया हुआ है, तो 100 चार्ज के ऊपर एनर्जी खर्च होगी, जी और उस 100 चार्ज को भेजेंगे कहाँ पर? नेगेटिव चार्ज पर, नेगेटिव प्लेट पर भेजेंगे। ठीक। तो 100 चार्ज को पॉजिटिव से नेगेटिव पर जब बैटरी में से, बैटरी के अंदर से वो चार्ज इधर का
वहां पहुंचेगा सही 100 चार्ज, तो एक तरफ एनर्जी भी खर्च होगी। सही तो वो फर्क कर लें कि अपना 1200 जूल एनर्जी खर्च हुई है। फर्क कर लें कितना, 1200 फर्क कर लेते हैं कि 1200 जूल एनर्जी खर्च हुई और चार्ज कितना था 100 कूलम। सही 100 कूलम चार्ज के ऊपर जी 1200 जूल एनर्जी खर्च हुई है। सही तो अब एक कूलम चार्ज पर कितना खर्च होगी? एक कूलम डिवाइड कर देंगे, हाँ जी, 1200 बटा 100। ये आ जाएगा 12 12 आ जाएगा 12। हेलो